सियासी जमातों के रहनुमाओं के असासे मंजर आम पर आ गए। गरीब कौम के अमीर लीडर करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। बेगम कुलसूम नवाज की सेहत के हवाले से शकूक व शुबहात क्यों फैलाए जा रहे हैं? बेगम कुलसूम नवाज की सेहत से मुतल्लिक अफवाहों की हकीकत क्या है? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर जावेद अब्बासी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार से और तज्जियाकार उवैस तौहीद से। And a very warm welcome to the show. इलेक्शन में अब सिर्फ 34 रोज बाकी हैं, कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं है, इसीलिए सियासत का बाजार खूब गर्म हो चुका है। एक जानिब एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार हो रही है तो दूसरी तरफ अफवाहें भी गर्म हैं, शकूक व शुबहात फैलाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा जोरों पर है। यहाँ तक कि अब हमें नजर आ रहा है कि शाइस्तगी के और अखलाकियात की तकरीबन तमाम हदूद फरांग ली गई हैं। कोई भी बात आप कह दें, कुछ भी बात फैला दें, अगर वो आपके मुखालिफ के लिए आपके हक में है और आपके मुखालिफ के लिए नुकसानदेह है तो उसको प्रमोट किया जाता है, उसको सोशल मीडिया पे रीट्वीट कर दिया जाता है या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, इवन के खबरों की भी वो ज़ीनत बन जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज फर्स्ट लेडी रह चुकी है पाकिस्तान की, बड़ी इज्जत है उनकी एज अगरचे कि वो बैकग्राउंड में रही मगर पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने कई जगहों पर बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पर आकर काम किया। वैसे भी बड़ी पोलाइट, बहुत ही पोलाइट, बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। 2-3 मरतबा मुझे मौका मिला मुलाकात का तो नज़र भी आया कि बड़ी एजुकेटेड, बड़ी डाउन टू अर्थ खातून हैं, उनका तरीका बड़ा अच्छा है मिलने का। सो ओवरऑल फर्स्ट लेडी रही हैं, खातून हैं, किसी की बीवी हैं, मगर उसके बावजूद जब खबर आई कि उनकी हालात जो हैं, उनकी जो सेहत है वो इंतहाई तशवीशनाक है, तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स ने जहाँ पर उनकी सेहत के हवाले से दुआ की, वहीं पर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बहुत से ये बात कही गई और जिसमें बड़े सीनियर लीडर्स शामिल हैं। ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने बात नहीं की मगर ऑफ रिकॉर्ड वो मीडिया को ये कहते रहे कि खुदा न खास्ता इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यहाँ तक कहा गया कि खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो चुकी है। इस हवाले से आज हुसैन नवाज साहब ने भी बात की। लेट्स वॉच इट। मालूम नहीं कौन जो है ना इबाहम पैदा कर रहे हैं। आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं और आप खुद जो है ना यहाँ मौजूद होते हैं, आप यहाँ के सारे सिस्टम्स को समझते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है आप लोगों को तजर्बा भी होगा, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का जो है तजर्बा होगा। कैसे भाम की बात करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आती है। इंतहाई दुख की बात है कि एक तो जो है हम परेशान हैं, तकलीफ में है ये, और जब इस किस्म की जो है बात जो है सुनने को मिलती है तो बड़ी दिल पे जो है तकलीफ पहुँचती है। हम लंदन में चलेंगे, हमारे ब्यूरो हेड है उनकी तरफ भी, बट आई स्टार्ट विद यू अब्बासी साहब। एक तो वाकई ये परेशान कुन बात है कि बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत इतनी नासाज है, लेकिन जो साथ में खबरें फैलाई जा रही हैं उस हवाले से क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली तो परेशान है, पीएमएल ने सोचा कि कोई तरीका किया जाए कि क्लैरिफाई कर दें बातों को जो फैलाई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो हमारी दुआ है और सारी कौम और सारी लीडरशिप और सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया के लोग जो उनको जानते हैं, बेगम साहिबा, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जाब भी करे। देखिए अब इस बात की कितनी दुख की बात है, और अभी हुसैन नवाज भी ये बात कर रहे थे कि इतना सीरियस कोई पेशेंट हो, इतनी सीरियस वेंटिलेटर पर वो चली गई हो और ऐसी ऐसी मनफी खबरें अगर कोई फैलाना शुरू कर दे तो इससे आप क्या मैसेज दे जा रहे हैं? हम सारे फैमिलियाँ वाले हैं, हमारे सबके वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं। सियासत अपनी जगह और इन मराइल से भी हम सब ने गुजरना है। अरे कौन है जो पाकिस्तान में ऐसे मामलात से नहीं गुजरा या गुजरेगा कभी? तो उनको ऐसा बातें करते हुए बहुत ही एहतियात करना चाहिए। यानी हम इसमें और क्लियरेंस और क्या दें कि रोज हॉस्पिटल से बाहर आकर कोई ना कोई बात करते हैं, बताते हैं कि जी आज वेंटिलेटर पे है। कल डॉक्टरों ने मशवरा किया, बड़े डिटेल था कि डॉक्टरों का बोर्ड था कि जी हम देखते हैं कि वेंटिलेटर से उनको उतारना चाहिए, अभी कुछ देर रखना चाहिए। फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अभी सेहत इस तरह की नहीं, अभी वेंटिलेटर पर रखना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारी सियासत होती रहेगी और इस मनफी प्रोपेगेंडा जो हमने अपनी सोसाइटी में शुरू कर दिया गया है,
اور اب خاندانوں اور گھروں تک ہم پہنچنے جا رہے ہیں. یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ اس طرح جمہوریت چلے گی؟ کیا اس طرح ہماری کامیابی ہوگی؟ کیا اس طرح ہم اس ملک کو چلائیں گے؟ یہ تو بڑی روایت والے لوگ ہوتے تھے سیاست کے اندر. بڑی روایت تھی ہمارے ملک میں سیاست میں بھی, اور ویسے بھی رواداری بڑی تھی. تو بڑا سخت مشکل, بڑی دشمنی اور مخالفت کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہاں ہاسپٹل میں میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی, تو جو پہلا لیڈر پہنچے وہ میاں نواز شریف صاحب پہنچے. جا کے انہوں نے کہا کہ محترمہ صاحب کو جب زخمی ہوئی ہیں تو یہاں پنڈی ہاسپٹل میں گئے, ان کے پاس بڑے پریشان تھے, اور اس وقت تک کھڑے رہے. یہ اب ہماری سیاست اب اس پہ آ گئی ہے کہ ہم اس طرح کی, اور جب عمران خان صاحب گرے تو پھر ایک دن کے لیے کیمپین بھی بند کی اور ان کے پاس بھی گئے, تو ہماری دیکھیں نا, ہماری دشمنی نہیں ہے. سیاسی مخالفتیں ہماری ضرور ایک دوسرے سے ہوتی ہیں, ہم سیاسی بات بھی ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, ظاہر ہمارا منشور علیحدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں منفی پروپیگنڈا کریں گے, یہ میسج غلط دیں گے, تو یہ اس فیملی تو اس وقت دکھ میں ہے, تو ان کے دکھ میں تو آپ اضافہ زار کریں. لیکن یہ ایک ایسی چیز اب اس سوسائٹی کے اندر لے کے آ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کی مہذب سوسائٹی آپ دیکھ لیں, اور پھر انگلینڈ جیسا ملک ہے, پاکستان میں تو پھر بھی وہاں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے ایتھکس ہوتے ہیں, وہاں ڈاکٹرز کے ایتھکس ہیں. اگر مجھے اجازت دیں تو اویس توحید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس توحید صاحب, اس وقت جو ابھی آپ نے حسین نواز کو بھی دیکھا, جو پریشر میں تو ہوگی فیملی, لیکن جو مخالفین ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میں ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں. مخالفین یا جو دوسری سائیڈ آف دا ٹیبل ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا, اور اس میں بہت, اب یہ بات میں تو نہیں کہنا چاہتی, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کنوینینٹلی فٹ ہو جاتی ہیں بہت ساری باتیں جو کہ افسوسناک ہیں, بیماری کی ہیں, اس لیے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. کیا یہ اسیسمنٹ صحیح ہے؟ پر یہ دیکھیے, جو اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے, اور جس مشکل مرحلے سے وہ گزر رہی ہیں, اور کافی ماہ سے جو ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور ایک کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے, اور اس جگہ پہ آپ ان کی تصاویر دیکھ سکتی ہیں, تو ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں صحتیابی کے لیے. ایک بہت بہادر خاتون, اور جس طرح آپ نے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا, 1999 کے اندر جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا, اور وہ جب فوجی انقلاب لے کر آئے تھے اس ملک کے اندر, تو ان کے شوہر جو نواز شریف صاحب, ان کے سالے شہباز شریف, اور یہ سارے لوگ جب جیل کے اندر تھے یا کراچی میں, تو میرا اکثر و بیشتر ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور وہ اور مریم جو ہیں وہ اکیلی ایئرپورٹ پر آتی تھی, 2-3 لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ جو ضیاء صاحب ہیں, لمبے چوڑے صاحب ہیں, وکیل ہیں, وہ ساتھ ہوتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو بہن جو پہلے سینیٹر تھیں, وہ خود لائر تھیں, وہ ساتھ ہوتی تھیں. اور یہاں پر ایک مرحوم باجی سلطان صاحب ہوتے تھے PMLN کے کراچی کے اندر, اور یہ نہال ہاشمی صاحب وغیرہ ہوتے تھے. بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. یہ جتنے بھی لیڈران آپ جو دیکھ رہی ہیں, سینیٹر بنے ہوئے ہیں, MNA بنے ہوئے ہیں, وزیر بنے ہوئے ہیں, یہ اپنے اپنے گھروں میں تھے, چھپے ہوئے تھے. وہ آتی تھی لاہور سے, جو ان کا مرحوم فوٹوگرافر تھا بلتی, وہ ہمیں فون کرتا تھا کہ بیگم صاحبہ آ رہی ہیں. اس وقت میں AFP میں تھا, تو یہ چاہتی تھی کہ فورن میڈیا کے اندر ان کی کوریج ہو. اور وہ خود, میں نے ان کو دیکھا کہ ایک سیاسی ذہن, سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون, اور پوری تحریک چلانے والی خاتون, جو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے ایک غیر سیاسی فیصلہ جو تھا, ان کا جو معاہدہ کر کے وہ یہاں ملک سے گئے, جس سے کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس وقت نون لیگ کے اندر, اور کافی ان کے مخالفین کو موقع ملا جگہ جو ہے پر کرنے کے لیے. اس میں جو کلثوم نواز صاحبہ ہیں, یہ چودھری نثار صاحب سے جو اختلافات ہیں وہ اس زمانے کے ہیں. یہ میں ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے یہ مجھے خود ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ اپنے گھر کے اندر ایک طرح سے نظر بند ہوئے ہیں, ایک لفظ نہیں بول رہے. تو یہ اختلافات اس زمانے سے ہیں. اور پھر پرویز مشرف صاحب کو جو انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا COS کے لیے, جنہوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا, نواز شریف صاحب کا ایک وہ بھی وجہ تھی. لیکن بات یہ کہ دیکھیں, سیاست نہیں ہونی چاہیے ان کی بیماری پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے ذاتی طور پہ فریا کہ میں خود ایک بہت ہی ایک پورے مرض کی ٹریٹمنٹ سے گزرا ہوں پچھلے سال, اور میں اپنے میں نے مینشن اس لیے نہیں کیا کہ پتہ نہیں آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں, مگر آپ بڑی بہادری سے آپ نے اس کا سامنا کیا. اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ایک کیمو کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, وہ بیچاری گزری ہیں, ان کا ریڈیشن ہوئی ہے, وہ سارے لوگ آپ بھی بخوبی واقف ہیں, یہ عباسی صاحب بھی ہیں, یہ سارے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے PTI کے لیڈران, کسی نہ کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا
मरहला हुआ होगा। खुद इमरान खान साहब इतना बड़ा उन्होंने, उनकी वालदा की जो है वो रहलत हुई इस मर्ज के अंदर, फिर उन्होंने इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कारनामा क्या हो सकता है जो शौकत खाना मेमोरियल उन्होंने 90 की दिहाई से वो चल रहा है। बात ये कि ये जो छोटे मोटे लीडर हैं जो ये जातियात पर उतरे हुए हैं, ये क्यों ये बात पे मुसर है कि जी वो वहाँ से बताएं, क्या बताएं, क्या पूछना चाहते हैं। कोई वो सियासी लीडर हैं, कोई वो वजीर आज़म रही हैं, कोई वो सदर रही हैं इस मुल्क की। मेरे ख्याल में इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, ना नून लीग वालों को इसके कोई जवाबात लंबे चौड़े देने चाहिए। एक ज़ाती वजह है और एक ज़ाती इतने मुश्किल मरहले से गुजर रही है। और लेकिन जहाँ तक दूसरा जो आपके सवाल की बात थी वो बिल्कुल हक बजानिब हैं, वो ये कि जो नैब रेफरेंस मुकदमात हैं पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक उनको लॉजिकल एंड पे जाना चाहिए, मंतकी जो अंजाम है उस तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जो यहाँ पर हाजिरी दे रहे थे, वो जाहिर बात है कि वो उनको फिर देनी चाहिए और ये इलेक्शन से पहले ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले मुझे लग रहा है कि तवलत का शिकार होगा उसके अंदर। लेकिन फिर से वही बात कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। ये जातियात, चाहे वो सीता वाइट के हमले हों, चाहे कुलसूम साहिबा की बीमारी के हवाले से हों, ये ज़ाती हमले, ज़ाती नौयत के हमले इस हमारी सियासत के अंदर तहजीब के दायरे में नहीं है, बद तहजीबी है और आने वाले दिनों के अंदर सियासत के अंदर एक खतरनाक रुझान है। बिल्कुल क्लियर बात कर दी है, हर तरीके से आपने बता दिया कि कहाँ पर जो है वो यकीनन अफसोस का मकाम है। खुद पर्सनली यू बैटल्ड ये जो बीमारी है, तो यकीनन यू नो इट बेटर देन ऑल ऑफ अस। और हर किसी की फैमिली में अब ये इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कॉमन मर्ज हो चुका है कि फैमिली में आपने अगर क्लोज रिलेटिव को नहीं तो डिस्टेंट रिलेटिव को ज़रूर देखा है। सो यकीनन उसका रिस्पेक्ट है, मगर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एंगल है और जो केसेस के मामलात हैं उस पर सवाल करना नहीं रोक सकते, उस पर आपका हक है, लेकिन बीमारी के साथ उसको मिक्स ना करें। केस जो है, केस आज चलता रहा है, केस में तो सिर्फ इस हद तक उन्होंने मियां साहब की एग्जेप्शन की थी कि वो बाहर गए हुए थे, रोज अपीयरेंस होती है, उस अपीयरेंस की एग्जेप्शन है। केस तो नाम ने रिक्वेस्ट की कि केस रोके ना रुका है, आज भी दलाइल जारी हैं। लेकिन एक कैंपेन आपने शुरू की कि हमें मिलने नहीं दिया गया, सोशल मीडिया पे आपने एक कैंपेन जो थी, मैं ये कहता हूँ कि एग्जेम्पशन के लिए पाकिस्तान की कोई अदालत आप बता दें कि आज तक कोई भी किसी का ट्रायल हो रहा तो उसको कहो कि आप रोजाना की बुनियादों पर पेश होते हैं। वो सिर्फ उस दिन बनाया जाता था जिसमें उसके बावजूद भी वो हर रोजाना पेश होते रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्पशन दी है, उस एग्जेम्पशन अभी दोबारा उनसे अप्लाई किया है और वापस आएंगे और इंशाल्लाह ट्रायल, लेकिन ट्रायल रुका नहीं है कि हमने ये रिक्वेस्ट कोर्ट से की हो कि हमारा ट्रायल रोक दे। यही साहब का कहना है कि ट्रायल नहीं रुकना चाहिए। अपना एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। क्या ऑफिशियली आप समझते हैं, क्योंकि तकरीबन हर प्रोमिनेंट लीडर ने कहा कि वो चाहते हैं सेहतयाब हों कुलसूम नवाज साहिबा, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे शकूक व शुबहात जो आ रहे हैं वो पीटीआई की तरफ से भी आ रहे हैं, और भी लोग हैं मगर उनकी तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं। सो क्या ऑफिशियली आप लोगों को अपील करनी चाहिए या समझाना चाहिए कि अभी कोई गैर महज़ब बात ना हो? आप थोड़ा सा मैं जी डॉक्टर रमेश जी, आपका सवाल मेरे पास यहाँ पे शोर हो रहा था, मैंने सुना नहीं पूरा। जी डॉक्टर कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप तो पहले अभी PMLN से गए हैं, तो आप तो अच्छी तरीके से उनके हवाले से जानते भी होंगे। सो जो गैर महज़ब बातें की जा रही हैं उनकी बीमारी के हवाले से, उनके लिए क्या करना चाहिए पीटीआई को? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैडम कुलसूम नवाज की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी हैं और एक पाकिस्तान के अंदर अव्वल खातून भी रही है, और मैं समझता हूँ कि जो सियासत के अंदर जो है वो फैमिलीज़ को नहीं लेके आना चाहिए। मगर बात यह है कि ये रेसिप्रोकल होता है, और जब खुद लोग जिसके साथ ये हो रहा है वो लेते हैं तो फिर अपोजिशन भी उस चीज़ों को, उस बातों को इशू बनाती है। मैं समझता हूँ ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। रिफ्लेक्ट हो रहा है आवाज़ मुझे। अब उनकी खुदा करे उनको जो है सेहतयाब हो, मगर जो कैंसर जो एक बीमारी होती है और कैंसर के बाद
जो आर्गन्स जो हैं वो जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्रेन के ऊपर भी मेरे ख्याल में कुछ मसले मसाइल हैं। वेंटिलेटर के ऊपर आदमी तब आता है जब उनके आर्गन्स जो है, जिसमें लिवर होता है, किडनी होता है, ब्रेन है, मुख्तलिफ जो चीज़ें जो है वो बॉडी की सही तरीके से काम नहीं करती या उनको सांस लेने में तकलीफ। अब वेंटिलेटर के ऊपर आने के बाद उसके जो आर्गन्स है वो फंक्शनरी कितने हैं, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसे भी होता है कि आर्गन्स काम छोड़ जाते हैं, फिर वेंटिलेटर के ऊपर 10-10, 15-15 दिन जो है सपोर्ट जो है वो एक दी जाती है और 10-15 दिन आदमी ज़िंदा भी रख सकता है। अब मुझे मैडम की तबीयत मैंने तो नहीं देखी है कि उनकी कैसी तबीयत है, उनके आर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, आया वेंटिलेटर उनको सिर्फ सपोर्टिव दिया जा रहा है या वाकई उनके ट्रीटमेंट क्या हिस्सा है, तो वो तो अब जो जिसने देखा होगा उसको ज़्यादा पता होगा। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एथिक्स के हवाले से, कि फैमिलीज़ के हवाले से ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, और वहाँ पे भी मियाँ साहब को भी अगर वो है तो जस्ट एक जो क्या सारा यहाँ आती है, जब बयान ऐसे आते हैं तो मीडिया जो है वहाँ पे ओपन, क्योंकि एक लीडरशिप है, यहाँ पे केसेस चल रहे हैं नैब के हवाले से, तो मीडिया वहाँ पे चला जाए, उन मीडिया के थ्रू भी पता चल सकता है कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या कि हम आपके पीटीआई की तरफ से आए या और किसी पार्टी की तरफ से आए या सोशल मीडिया की तरफ से आए, तो उसकी क्लियरिफिकेशन करने के लिए आजकल मीडिया आज़ाद है, मीडिया वहाँ पे जाए उन चीज़ों को। किस किस्म की क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? क्या क्लैरिफिकेशन आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की उनकी सेहत के हवाले से कभी ऐसी आ रही है, खुदा उसको ज़िंदगी दे, कभी ऐसी आ रही है कि वो नहीं है, कोई कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी तबीयत है। मैं समझता हूँ जो चीज़ें मैं तो अपनी ज़बान से नहीं कहूँगा, जो आज सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें मैंने देखी है, जो मैं नहीं समझता हूँ इखलाक से हटी हुई बातें हैं, और इस वजह से उसी हवाले से हम बात करें। उसी हवाले से मैं तो ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि लंदन ही चलते हैं हमारे जी, आप बात कर लें, बात मुकम्मल कर लें। मैं ये चाहूँगा कि मीडिया उस चीज़ को देखे और मीडिया उस चीज़ों को देखे, क्योंकि उसकी क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए कि मैडम की वाकई तबीयत कैसी है। मीडिया देख रहा है, इसीलिए हमने आज का प्रोग्राम रखा है। अगर इजाजत है, नसीम सिद्दीकी साहब ब्यूरो हेड है हमारे चैनल के, इस्लामाबाद में मौजूद है, हाल क्लिनिक के बाहर इस वक्त खड़े। थैंक यू सो मच सिद्दीकी साहब। खास तौर पे हमने रिक्वेस्ट की कि जाकर ये जो कॉन्स्पिरेसी है उसके हवाले से हमें बताएं कि क्या वहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, बेगम कुलसूम नवाज की सेहत के हवाले से पाकिस्तान में मुसलसल अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इनफैक्ट बहुत हद तक, और मैं ये बात कहना नहीं चाह रही मगर क्योंकि अभी जिक्र भी किया डॉक्टर रमेश ने, सोशल मीडिया पे यहाँ तक आ गया खुदा ना खास्ता कि उनकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। सही सूरत हाल क्या है वहाँ पर इस वक्त? जी, हम इस वक्त हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक लंदन के बाहर खड़े हैं, जिसके अंदर बेगम कुलसूम नवाज का इलाज हो रहा है। बेगम कुलसूम नवाज इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। जैसा कि फरिया आपने पूछा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही, तो आपको पता है कि जब कोई ऐसा मामला होता है तो बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश करती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। क्लिनिकल डेथ आम आदमी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है, जब तक कहते हैं कि जब ब्रेन डेड हो जाए, जब ब्रेन काम करना बिल्कुल ख़त्म कर दे या किसी का हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाए, जब क्लिनिकल डेथ होती है। अगर कोई वेंटिलेटर के ऊपर है और उसका ब्रेन काम कर रहा है और उसका दिल भी काम कर रहा है, तो उस वक्त ऐसी बात नहीं होती कि उसकी क्लिनिकल डेथ हो गई हो। इस वक्त बेगम कुलसूम नवाज का ब्रेन भी काम कर रहा है, उनका दिल भी काम कर रहा है, और उनको जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर डाला हुआ है। तो अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जी, क्लियर कर दिया आपने इस बात को। ये भी बताइएगा, शरीफ फैमिली क्योंकि वहीं पर मौजूद है, आपकी किससे मुलाकात हुई हो, कोई सवाल पूछे, उन्होंने क्या कहा आपसे? जी फरिया, मेरी मरीम नवाज से भी बात हुई, वो बड़ी अफसरदा थी। लाजमी बात है, उनकी वालदा इस कंडीशन में, उन्होंने यही कहा कि अम्मी वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर्स ने कहा है कि बस दुआ करें और कोशिश पूरी कर रहे हैं। उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। उनकी तबीयत के बारे में मेरी मियाँ नवाज शरीफ से भी बात हुई है, उनका एक डॉक्टर जो है फैमिली का, उससे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि उनको बेगम कुलसूम नवाज को, जैसे कि आपको मालूम है कि कैंसर का मर्ज था और उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसमें मरीज़ बहुत वीक हो जाता है। और ऐसे मौके पे जब वेंटिलेटर पे डाला जाता है तो मरीज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। मेरी फैमिली से बात हुई है, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से दुआओं के लिए कहा है। जी,
جو مسلم لیگ کے بعض رہنما جو ہیں خود وہی آ کے بیگم کلثوم کے حوالے سے آف ریکارڈ کچھ تشویشناک باتیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. پی ٹی آئی تو کر ہی رہی ہے, سب پی ٹی آئی نہیں مگر جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں. کیا ہم سیاست ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی فریہ, جیسے آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کے کافی لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت کے بارے میں بات کریں کہ تشویشناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی حالت تو بہت زیادہ تشویشناک ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ان کا کینسر کا علاج ہو رہا تھا. اور یہ ایک جو ہارلے اسٹریٹ کلینک ہے یہ بہت زبردست کلینک ہے, اس کے اندر تمام فیسلٹیز ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں پہ نواز شریف کے ہارٹ کا بائی پاس بھی ہوا تھا, اور ایک آرمی پبلک اسکول کا ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا ابراہیم, اس کی بھی حالت بہت زیادہ کریٹیکل تھی. اس کی جو اسپائنل کارڈ ہے وہ گولیاں لگنے کی وجہ سے بالکل ڈیمیج ہو گئی تھی. ملک ریاض نے اس کا علاج کرایا تھا. تو اس ہاسپٹل میں ساری تمام بڑی فیسلٹیز موجود ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے سرجنز بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں. تو جی بالکل حالت تو ان کی تشویشناک ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ریومرز پھیلا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت اتنی خراب نہیں ہے یا کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, تو میں بالکل ایسا نہیں کہوں گا, کیونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں. میں نے پہلے بھی بیگم کلثوم نواز کو یہاں پہ آتے دیکھا جب ان کی کیمو تھراپی ہو رہی تھی, تو ان کی طبیعت واقعی خراب ہے. وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے, تشویشناک صورتحال ہے, وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. تو یہی سب کہہ رہے. کل حسین نواز سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری امی کی حالت بہت خراب ہے, لوگ اس طرح کی باتیں پلیز نہ کریں اور ان کے حق میں دعائیں کریں. جی تھینک یو سو مچ نسیم صدیقی صاحب, خاص طور پہ جو آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے بھی کلیریفیکیشن دی, کیونکہ یہ بات یہاں پہ کہی گئی کہ کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں, پرائیویٹ کلینک میں کیوں ہیں, یہ بھی آپ نے کلیریفائی کیا. لیکن جو نیب کے حوالے سے اویس سعید صاحب نے بات کی, کیا اثر پڑے گا مقدمے کے اوپر یا الیکشن کے اوپر؟ اس سے میں پہلے بتا دوں کہ جو ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور کارڈیک اریسٹ ہوا ہے اور ان کو لے کے گئے اور وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا, اس دن سے مسلسل ایک بات لیڈرشپ نے کہی ہے کہ ان کی طبیعت کرٹیکل ہے. کسی نے نہیں کہا کہ طبیعت کرٹیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ لائف سپورٹ مشین پہ اس لیے لے جاتے ہیں کہ جب آپ کا دل کمزور اور اتنا سویئر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو تو ریسپریشن کے لیے کہ اس کو دینے کے لیے, تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسان ایمرجنسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹروں کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سرجاب ہوں گی. ہماری دعائیں بھی ہیں, ہماری کوشش بھی ہے, اور یہ کوشش ہر فیملی اگر اس کے کوئی بھی ڈیئر ہو تو اس کے لیے وہ کرتی ہے اور آخری دم تک جاتی ہے. اب جو بیمار ذہن لوگ ہیں, ہمارے یہاں بیمار ذہن لوگوں کی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر, وہ ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں, وہ ہر چیز سے اس کے نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں. یہ کتنی تشویشناک بات ہے اور کتنی ہی شرمناک بات ہے کسی سوسائٹی میں کہ اگر کسی کا کوئی قریبی عزیز اسپتال میں اور اتنا سیریس پوزیشن پہ ہو, اور سارے جو اس طرح مذہب کے ابھی صدیقی صاحب جو جرنلسٹ ہے جو وہاں کہتے ہیں کہ میں کلینک میں موجود ہوں, میں بات کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے, انہوں نے کتنی کلیئرٹی سے پوزیشن بتائی ہے کہ ان کو واقعی کریٹیکل ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب بھی اگر ایسی کوئی لوگ بیمار ذہن ہے جو ایسی خبریں بلاتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر ان للہ یہی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم اس کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں اس باتوں, کیونکہ کلیئرٹی آ جانی چاہیے. اور میں آپ سے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بیٹھ کے اس طرح کی جو ہے اب کیا جواب دیا جائے گا. ہمیں بھی جب سوال ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑتا ہے. اب جب آپ کے کورٹ کے کیسز کے اوپر نیب کو بھی تک کسی نے ریکویسٹ نہیں کی ہے, وہ اپنے طریقے سے پروسیڈ کرے گا. صرف جو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو اس کے سامنے روز پیش ہوتے تھے, جو اپیرنس تھی اس کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمیں کچھ دن دے کہ عید کے لیے جائیں اور بیگم صاحبہ سے مل کے آئیں. اور چونکہ ابھی جہاز میں ہی تھے تو یہ نئی بیماری آ گئی, ایک نیا معاملہ آ گیا, انہیں ہاسپٹل جانا پڑا. ضرور آئیں گے, فیصلے جو ہے ان کو فیس کریں گے, لیکن اگر کوئی آدمی کے ساتھ ایمرجنسی آ جائے یا ایک دن کی ایمرجنسی آ جائے یا ایک ہفتے کی ایمرجنسی آ جائے, تو لوگ جو جیل کے اندر بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی جیل کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کو سزا بھی ہوتی ہے اور اگر اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پہاڑوں پہ لوگ ان کو لے کے آتے ہیں کہ کہتے ہیں جی وہ اپنی فیملی سے ملے. آپ کریں بڑی بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو وہ مقدمے کا ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ان لاجیکل اینڈ ہونا چاہیے, ہم فیس کریں گے, ہم پہلے سے فیس کرنے آ رہے ہیں. اور ابھی آج بھی سارا دن مقدمہ چلتا رہا, تو مقدمے میں تو کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جج صاحب کو ریکویسٹ کریں. ہم وقفہ لیں گے اور جو کچھ اثاثے آئے ہیں سیاستدانوں کے اس پر بھی نظر ڈالیں گے, بٹ وی ول ٹیک اے کوئی بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سیاسی رہنماؤں کے اثاثے آج خبروں میں ڈسکس ہوتے رہے, ہم بھی آپ اس پہ ذکر کریں گے. اثاثے ہونا یا زیادہ اثاثے ہونا شاید یہ کویسچن نہیں ہے,
असल मसला डिक्लेरेशन का होता है और क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो जितनी इनकम है उसके हिसाब से आपके असासे हैं, मगर एक रिफ्लेक्शन जरूर है पाकिस्तान की कि जो लीडर्स हैं वो किस किस्म की जिंदगी गुजार कर यहाँ तक पहुंचे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा के असासे हम पहले देखते हैं। चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमजा स्पिनिंग मिल्स और मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल समेत 5 मिल्स में शेयर होल्डर हैं। मरीम नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1506 कनाल 1 मरला ज़राई ज़मीन की मालिक हैं। उन्हें 4 करोड़ 92 लाख रुपए के तहफ़्फ़ुज़ मिले। इसके अलावा उनके पास 17.5 लाख रुपए के जवाहरात भी मौजूद हैं। मरीम नवाज ने अपने अहल खाना की ज़ेर तामीर फ्लोर मिल में 34,62,000 रुपए की सरमायाकारी भी कर रखी है और सॉफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 70 लाख रुपए बतौर कर्ज भी दे रखे हैं। मरीम नवाज अपने भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज भी हैं और गुज़िश्ता 3 बरसों में 64 लाख रुपए से ज़ायद के गैर मुल्की दौरे भी किए और इसी दौरान उनकी ज़राई अराजी में 548 कनाल इजाफा हुआ। इमरान खान साहब के भी असासे हम आपके सामने रखेंगे, बट आई कम टू यू अवैस तौहीद साहब, अगर एक मुल्क जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि वो इतना अमीर मुल्क नहीं है, स्ट्रगलिंग मुल्क है, और क्या उसकी पार्लियामेंट एक शीशा नहीं होना चाहिए उस माशरे का, या ये ट्रेंड हम कह सकते हैं कि जो जितना अमीर है वो उतना ऊपर नजर आता है पार्लियामेंट में? क्या हम ये बात कह सकते हैं आफ्टर लुकिंग एट दिस? बिल्कुल, ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से जमहूरी जो एक निज़ाम है उसका तसलसल भी नहीं रह रहा और इसी वजह से गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है फरियाद क्रिटिसिज्म का और साथ साथ में पॉलिटिक्स में नई नस्ल की शमूलियत को एक तरह से गुनाह के तौर पे तस्वुर किया जाता है। हमारे ज़माने में मेरी खुद परवरिश जो है वो लाड़काना में हुई है। ये भुट्टो ख़ानदान को करीब से देखा है, खोड़ो ख़ानदान को, उसके बाद ये सारे जागीरदार सरमाएदार इनके बच्चे जो हैं वो मेरे स्कूल में पढ़े हैं सियासतदानों के। उस ज़माने में मेरे घर पर आने वाले सियासतदान के ख़िलाफ़ मैं मुजाहरे में मैंने हिस्से लिए हैं बचपन में, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मेरे भतीजा भतीजी हैं, आपके नेफ्यू nieces होंगे और जो यंग सिबलिंग्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको लगता है कि नहीं यार ये सियासत बड़ी गंदी चीज़ है। ये एक सस्टेन कैंपेन है गैर जमहूरी क़ुव्वतों से और इन जमहूरी क़ुव्वतों का या इन जो सियासी जमातें हैं फरिया, इनका भी कसूर ये है कि फर्द वाहिद के गिर्द क्यों घूमती हैं। इनके अंदर जो है जानशीन भी इनका ही कोई ना कोई बेटा बेटी क्यों होता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो को आप ले लीजिए, और फिर इनके ही जो अमीरी जो है इनकी वो फिर एक तरह से दाग नजर आती है। आप देखिए कि 17 लाख रुपए के जवाहरात जो है मरीम नवाज साहिबा के, मैं आपको मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन इतनी दूर से मैं बता सकता हूं जितने वो ज्वेलरी पहनकर मैंने उन्हें देखा है वो 17 लाख की नहीं 1 करोड़ 70 लाख की होगी। बिलावल भुट्टो का जो घर उन्होंने 30 लाख रुपए का दिखाया है क्लिफ्टन में, वो 30 लाख में, मैं भी यहीं पे रहता हूँ फरिया, आपका भी फैमिली हाउस यहीं पे है क्लिफ्टन में, मुझे बता दीजिए 30 लाख का ये हमें दे देना, लाइए हम मैं और आप मिलके 60 लाख रुपए का इनसे ले लेते हैं 60 लाख रुपए ये दे दे। अच्छा, दूसरी बात ये कि साबिक फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ इतने कीमती अपार्टमेंट में इतने कीमती ऑफिस कैसे अफोर्ड कर सकता है लंदन और दुबई में। फिर दूसरा आप ले लीजिए कि साबिक गवर्नर इशरत लिबास साहब वो वहां पर हैं, साबिक मेयर यहाँ पे आप देख लीजिए मुस्तफा कमाल साहब वो बाहर थे, वो कहते जी मैं नौकरी करता था, भाई मलिक रियाज की नौकरी करते थे ना। मैं ये कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग बातें करें लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म है, सो आप बात मुकम्मल कर लें, मैं डॉक्टर साहब के पास भी होता कि सब कमेंट दे दें। मैं सिर्फ ये कहने के लिए हूँ कि इनके असासे बिल्कुल डिक्लेयर होने चाहिए, सारे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, सारे जुडिशरी के। अभी नासरुल मुल्क साहब का आप देखिए जो उन्होंने कहा है 19 दुकानें कहीं पे हैं, कहीं पे $3 लाख है, कहीं पे जाहिर बात उनके बाप की तरफ से गिफ्ट हुआ है, ये सब कुछ डिक्लेयर होना चाहिए। सियासतदानों का भी डिक्लेयर होना चाहिए ताकि सियासत जो है वो एक गुनाह के तौर पर, एक बदनुमा दाग के तौर पर ना दिखाई जाए, बल्कि इस मुल्क और रियासत के मुस्तकबिल में संवारने के अंदर सियासत एक मस्बत काम अंजाम दे। यही सियासतदान अगर अपने जमहूरियत साहब हो
या मैं हूँ या दीगर मीडिया के लोगों, सब जमहूरियत के लिए एक ज़बान में बात करते हैं, लेकिन फिर जमहूरियत इम्प्लीमेंट भी करें। उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने माशरे की रिफ्लेक्शन सही देखें अपने पार्लियामेंटेरियंस में। आई कम टू यू डॉक्टर साहब, आई कम टू यू बास साहब ऑल्सो। डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह काफ़ी खाते पीते हम कह सकते हैं कि, और जो अच्छी बात है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि अमीर होंगे तो पार्लियामेंटेरियन बनेंगे? एक ट्रेंड यूँ नजर आया कि अगर पैसा है तो यहाँ तक पहुँच सकता है इंसान। देखिए, पैसे की बात ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तो असेंबली में पहुँच, बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर चल रहा है इस वक्त वो अभी तक सरदारी निज़ाम का चल रहा है, जो जहाँ पे हावी है। ये तो पीटीआई ने थोड़ा बहुत कल्चर चेंज किया है कि वर्कर्स लोग जो है वो आ रहे हैं, या एमकेएम के अंदर भी है, एमकेएम के अंदर भी जहांगीर तरीन साहब जो है वो नजरियाती बुनियाद पर है बहुत ज्यादा फलदान यहाँ पे ये है। जो अवैस भाई ने जो बात की उस बात में बहुत वजन है। सैकड़ों जो लोग वर्कर्स बनीजाला के सामने पीटीआई से फरिया में उम्मीदें ज्यादा है, आवाज कम आ रहा है तो इस वजह से मैं सुन नहीं सकता। नई तब्दीली साबित करनी चाहिए। कम से कम सरीहन गलत बयानी तो ना करना। डॉक्टर साहब, कौन सा कल्चर पीटीआई ने चेंज किया है ये सारा सरमायादाराना निजाम का? वही सरमायादार जो उधर थे वो अब इधर हैं, कोई तब्दीली तो नहीं लेकर आया आप अभी तक। सो इसलिए प्लीज, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें डॉक्टर साहब जी। अभी बात ये है कि जो अवैस तौहीद ने जो बात की उस बात में वजन है कि एक्चुअल वैल्यू प्रॉपर्टीज की नहीं दिखाई जाती। और आज तक, आज से 2 साल पहले जब नून लीग ने एक्चुअल प्राइस पे जा रही थी तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी शोर किया, प्रॉपर्टीज डीलर ओनर ने भी शोर किया। ये एक मर्तबा इंडिया के अंदर आपने देखा कि मोदी ने ये तब्दीली लाई। और ये खान साहब के पास भी गाड़ी कोई नहीं है वैसे। लेट मी कम टू बासी साहब, माजरत की ये बिल्कुल वक्त आपका खत्म है। जी बासी साहब, देखिए कानून ये है कि आपने लॉ देखना है। कल कोई लॉ बना दे तो उसमें पार्लियामान वो रखती है कि आपके जो एसेट है वो आपने डिक्लेयर करने, जो भी आपकी मालियत है। और एसेट का वो जो इनकम टैक्स लॉ के नीचे है कि जब आप कुछ चीज़ लेते हैं तो उस वक्त उसकी कीमत जो है लिखते हैं, या जब आपको कोई चीज़ गिफ्ट की जाती है तो उसकी जो कीमत होती है वो लिखी जाती है। मार्केट वैल्यू अभी तक नहीं होती है। कल ये लॉ आ जाए। ये जो पहले आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में अमीर लोग हैं, ट्रंप कोई गरीब नहीं था, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। भूटान कोई गरीब नहीं था, प्रेसिडेंट शी कोई गरीब नहीं है, प्रेसिडेंट अर्दगान गरीब नहीं है। ये कोई नहीं है कि पाकिस्तान में कोई फुकरा हो तो नहीं, सिर्फ अमीर नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कैंपेन बड़ी महंगी हो गई है। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर कोई कहता है वो गलत बयानी करता है कि जो मैं कहता हूँ जो इलेक्शन अभी कह भी रहे हैं इस लाख के अंदर भी फिर भी लड़ना, ये जरूर है कि पाकिस्तान